नमस्कार हमारे सभी प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं और मस्त हैं, खुशहाल होंगे। और आप लोगों के आग्रह पर इतिहास भी पढ़ा जाए और इतिहास की क्लास का सेशन शुरू करें, तो आप लोगों के आग्रह पर अब आज से यूट्यूब पर आरके ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर आज से आप लोगों को इतिहास पढ़ने को पूरा मिलेगा। और इतिहास के साथ साथ आपको संविधान भी पूरा पढ़ेंगे और संविधान की समस्त घटनाएं आप पूरा इसमें पढ़ेंगे, जो जीवन से संबंधित से लेकर के आपके पूरे कंपटीशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। तो इतिहास की घटनाओं को जानने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में आपका इतिहास एक अहम भूमिका अदा करता है और इतिहास से काफ़ी प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, और चाहे वो कोई परीक्षा हो, चाहे आप यूपीपी की परीक्षा दें, एसआई की परीक्षा दें, पीसीएस की परीक्षा दें या इससे ऊंचे लेवल हाई स्तर की परीक्षा आईएएस की देते हैं, ट्रेनिंग के लिए तो काफ़ी कारगर होगा आप लोगों के लिए, चाहे वो पीसीएस का दें, चाहे मेंस। वीडियो को पढ़ने के लिए तो आप मेंस भी अच्छी तरीके से ठीक ठाक तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप सभी कंपटीशन लेवल की जो जहाँ से भी जीएस के प्रश्न बनते हैं, वहाँ से इतिहास के जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके बहुत अच्छी तरह से आएंगे। जैसा कि आप लोग आज तक का इतिहास रहा है पढ़ाने और पढ़ने का, वह इतिहास लोग फिर से दोहराएंगे इतिहास को। और आइए इतिहास की शुरुआत करेंगे। देखिए इतिहास है क्या, वास्तव में इतिहास क्या है। हम लोग इतिहास को सबसे पहले जाने कि इतिहास क्या है और इतिहास की घटनाओं का हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। देखिए कोई भी विषय पढ़ने के लिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि किसी भी विषय का अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं और इसके बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस विषय की विषय वस्तु को जानना आवश्यक होगा। जब आप विषय वस्तु को भलीभांति तरीके से समझेंगे तो विषय बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ जब एक बार विषय समझ में आ जाता है, मैं तो बार बार कहता हूँ अपनी कक्षाओं में कि इतिहास, भूगोल, संविधान ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं या ऐसे विषय हैं जिसको आप एक बार पूरा गहन अध्ययन इसका कर लीजिए, फिर आपको जहाँ पर नवीनीकरण होगा उसी को जानने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास जो प्राचीन में सारी चीज़ें लिखी गई हैं तो बदलते नहीं हैं, बस जब किसी नए साक्ष्य की खोज होती है तो वही नया आकर के इसमें जुड़ जाया करता है। तो हम लोग इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास है क्या? इतिहास का तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे प्राचीन समय से अब तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से किया गया और उसी के क्रमबद्धता का हम लोग अध्ययन करते हैं, वही वास्तव में इतिहास है। इतिहास को समय समय पर अन्य लेखकों के द्वारा, अन्य विद्वानों के द्वारा इसको समय समय पर लिखा गया। जहाँ पर जैसे साक्ष्य मिले उसी साक्ष्य के आधार पर इतिहास की घटनाओं को क्रमानुसार बंधित किया गया और उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। और कंपटीशन के क्षेत्र में ये चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं कि किस समय कौन सी घटना घटित हुई, किस समय कौन सी घटना हुई, किस समय इसका आगमन हुआ, कैसे हमारा देश। जैसे अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें कि प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में शुरुआत हम लोग करेंगे प्राचीन इतिहास से ही। 3 इतिहास आपको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और उसके बाद के जितने इधर पढ़ेंगे सब आपका करंट से संबंधित होगा। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, तो हम पाते हैं कि सबसे पहले जो मानव था, अगर जब हम भूगोल का आपका क्लास लेंगे और भूगोल के बारे में आपको बताएंगे तो आपको वहाँ हम पढ़ाएंगे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी का तापमान जो था वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस था। आप आज कल्पना कर सकते हैं कि 30, 34, 35 डिग्री सेल्सियस का जब तापमान होता है तो हम लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जब इस पृथ्वी का उदय हुआ था तो 5000 डिग्री सेल्सियस था। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 डिग्री सेल्सियस अर्थात पृथ्वी स्वयं एक आग का गोला थी। और इस समय इस पृथ्वी पर जीवन, चाहे वो मनुष्य का रहा हो, पेड़ पौधों का रहा हो, जीवन रह पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ घटनाएं घटित हुई, जिसको हम भूगोल की क्लास में आपको विस्तार से बता देंगे कि जब कुछ घटनाएं घटित हुई और घटनाएं घटित होते होते चल करके पृथ्वी पर पेड़ पौधे उदित हुए और धीरे धीरे मानव का भी विकास हुआ, क्रमिक विकास होता रहा मानव, और भी जीव जंतुओं का, प्राणियों का विकास हुआ। तो जब मानव जन्म लिया तो चूंकि यह तो बता पाना बहुत ही कठिन बात है
लोगों ने अनुमानतः इसको लिखने का प्रयास किया है, अनुमानतः हमको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ है। एक अनुमान है, एक साक्ष्य के आधार पर लोगों ने जो साक्ष्य पाया है उसी के आधार पर इसको वर्णित किया है। तो इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास ये हमको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी इस चीज़ की कि उन घटनाओं तक हम जाएं। जैसे अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम पाएंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से मानव का पाषाण युग, जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण युग के नाम से जानते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का युग, अर्थात पत्थरों का मानव जो था सबसे पहले क्या था, असभ्य था, बर्बर था। हम पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, आज एक बार हम इसकी पूरी रूपरेखा को जानें। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि बिल्कुल पाषाण का युग है, पत्थरों का युग है। मानव एकदम असभ्य था, बर्बर था, इसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, नदियों के किनारे रहता था, मछलियाँ इत्यादि खाता था, आखेट खेलने की इसका शौक भी था और एक इसकी आवश्यकता भी थी। शौक इसलिए था कि इसके मनोरंजन का वो साधन था और उसके साथ में आवश्यकता यह थी कि अगर आखेट के द्वारा ये नहीं करता तो अपने पेट को छुदा पूर्ति कहाँ से कर पाता, अतः इसको जो है छुदा पूर्ति करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती थी। तो एकदम असभ्य बर्बर था, लेकिन धीरे धीरे पाषाण काल आया और पाषाण काल में मानव ने क्या किया, पत्थरों के द्वारा अपना कुछ औजार बनाना शुरू किया, पत्थरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजें बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इन पत्थरों के माध्यम से मानव ने घर बनाना शुरू किया। फिर इसके बाद आप पाएंगे कि अभी आप जब ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य घर वगैरह का नहीं मिलता है, केवल हथियार का साक्ष्य मिलता है। जैसे कुछ नुकीले औजार बनाए थे मानव ने, जो है कृषि करना। नवपाषाण काल की हम बात करेंगे तो जैसे मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था, अग्नि का आविष्कार हो गया था, तो इस तरह से पहिए का आविष्कार हो गया था। थोड़ा सा मानव जो है वो समूह में रहने लगा था। नहीं तो इसके पहले आप पाएंगे कि मानव जो है वो असभ्य था, जहाँ भी खाना पानी पाता था बस वहीं रहना प्रारंभ कर देता था, इसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था। चलने के लिए चारों दो हाथ और दो पैर दोनों से चलने की प्रक्रिया थी इसमें। हाथ के पंजे जो थे वो बिल्कुल चौड़े हुए थे, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब कोई मानव इस तरह से हाथ रख करके चलेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके जो हाथ के पंजे हैं ये चौड़े हो जाएंगे। हाथ के पंजे चौड़े थे, पैर जो है चौड़ा था, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था, ये वाला भाग जो सिर का था पीछे बड़ा था, आगे का भाग जो है पतला था। कुछ अजीब आकृति का मानव था, आप पाएंगे एकदम अजीब आकृति का मानव। जिस तरह से बंदर को आप देखेंगे, बंदर का चेहरा, लेकिन फिर भी बंदर का भी देखते हैं आजकल ठीक ठाक लगता है ना। तो उस तरह का जो मानव था वो उस तरह का उसका बनावट था शरीर का, लेकिन धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ तो मानव सुधार हो गया। इसके बाद आप पाएंगे कि आगे चल करके ताम्रपाषाण काल का उदय होता है। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद ताम्रपाषाण काल में हमको प्राप्त होता है कि वहाँ पर मानव जो था वो धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, तांबे की धातु का प्रयोग करने लगा। प्लस उसके साथ ताम्रपाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का, तो तांबे के साथ साथ मानव ने क्या किया कि पत्थरों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। तांबे के साथ कुछ तांबे के बर्तन बनाए मानव ने, कुछ तांबे के जो है तमाम आकृति के प्रयोग बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ में मानव जो था धीरे धीरे अब गर्तावास भी बनाने लगा। गर्तावास का मतलब होता है कि गड्ढा खोद करके घर बनाना। इस तरह का उदय हुआ। इसके बाद सैंधव घाटी सभ्यता आती है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आती है। वहाँ से ज़्यादा विकास भी मिलता है मानव का। मानव जो है वहाँ से देखेंगे आप तो पक्के घरों का भी कुछ साक्ष्य मिल जाता है, पक्की नालियों का साक्ष्य मिलता है, पक्के कुएं का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब है कि मानव धीरे धीरे और कृषि भी अच्छी खासी कर लेता था। जो खेती थी इन लोगों की पहली खेती, अगर देखा जाए तो मानव ने सर्वप्रथम किस अन्न का प्रयोग किया था तो सबसे पहले जौ का किया था, जिसको यव सबसे नाम से जाना है, यव से। आगे चल करके हम सैंधव घाटी सभ्यता पार करेंगे तो धीरे धीरे आप और भी चीज़ें देखेंगे कि सैंधव घाटी सभ्यता को पार करने के बाद आगे मानव के अंदर जो विकास हुआ वैदिक सभ्यता का युग आता है, वेदों का युग आता है। इससे पता चलता है कि मानव धीरे धीरे अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ से वेदों का विकास होता है, उपनिषद का भी विकास होता है, वेदांग आते हैं, पुराण आते हैं, ये सारी वेदों का विकास होता है। इसी को वैदिक सभ्यता के नाम से। अब इसको भी दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, एक ब्राह्मणोत्तर युग, ब्राह्मण युग, और दूसरा पढ़ेंगे ब्राह्मणोत्तर युग। तो जब ब्राह्मण युग में पढ़ेंगे तो हम ये सारी बातें पढ़ेंगे, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, इसके साथ में उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारे ये ग्रंथों का विकास होता है, क्रमिक ग्रंथों।
और इन ग्रंथों में क्या क्या लिखे गए, कैसे लिखे गए, इन सारी बातों पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे विषय। आगे चल करके जो ब्राह्मणोत्तर युग बना उसमें दो ग्रंथ आया मुख्य रूप से। एक ब्राह्मण ग्रंथ आया, बौद्ध ग्रंथ आता है, और दूसरा जो है जैन ग्रंथ आता है। बौद्ध ग्रंथ में आप पाएंगे कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के द्वारा, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा भी, हम लोग विस्तार से इसको पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध क्या थे, कैसे थे। एक राजसी जीवन व्यतीत करते थे। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय ही एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा कि यह बालक बहुत कुशाग्र बुद्धि का होगा, यदि यह बालक सांसारिक सुखों में पड़ गया तो एक अच्छा राजा होगा, तानाशाह राजा होगा, महान राजा कहलाएगा। यदि यह सांसारिक सुखों को त्याग दिया तो एक महान सन्यासी का रूप धारण करेगा। बचपन से ही महात्मा बुद्ध जो थे, ये बचपन से ही इनकी आदत थी कि ये जम्बू का पेड़ था, जम्बू अर्थात जामुन का पेड़ था, उसी के नीचे जाते थे, बैठ जाते थे और बैठ करके अपनी समाधि लगा लिया करते थे। इनके पिता को बड़ी चिंता होने लगी। स्वाभाविक है, पिता को चिंता होगा, बेटा है, एक बेटा मेरे पास, पिता को लगा एक ही बेटा है और वो बेटा भी समाधि लगाता है, अर्थात उसकी समाधि लगाने का तात्पर्य बैठ जाते थे, घंटों घंटों तपस्या करते थे। इनको पिता को चिंता होने लगी कि अगर इसी तरह से बेटा मेरा करता रहा तो आगे का राजकाज कौन संभालेगा। पिता ही चाहते थे कि ये बालक जो है वो राजशाही की तरफ जाए। बालक चाहता था कि सांसारिक सुखों में रखा क्या है। एक दिन घूमने भी गए थे, बचपन की बात है, इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। अपने सारथी के साथ जा रहे थे घोड़े पर बैठकर। तो जब जा रहे थे तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति को देखा जो करा रहा था दर्द से, रोग से। पूछा इन्होंने अपने सारथी से, चन्ना नाम है सारथी का। इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि बताओ कि आदमी क्या हो गया है इसको। उन्होंने कहा कि राजकुमार ये दर्द से करा रहा है, ये बीमार है, रोगी है। उन्होंने कहा ऐसा भी कुछ होता है जीवन में। आगे चल करके और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वृद्ध है, लाठी को झुका हुआ है, ऐसे इस तरह से। कहते हैं ये कौन व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति है। इन्होंने कहा ये क्या होता है। इन्होंने कहा एक अवस्था के बाद वृद्धावस्था आ जाती है, व्यक्ति का जीवन ढल जाता है धीरे धीरे। इन्होंने कहा कि जीवन का क्या मतलब था। युवा अवस्था आती है, युवा के बाद वृद्धावस्था आ जाती है, तो जीवन का क्या सुख है। आगे जाते हैं तो एक आदमी को देखते हैं कि 4 आदमी कंधे पर रख करके उठा करके ले जाते हैं और राम नाम सत्य है बोलते हो जाते हैं। तो इनको पूछते हैं कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये अर्थी जा रही है। उन्होंने कहा ये क्या होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा ये क्या होता है। सारथी ने जवाब दिया, कहा कि ये आदमी कंधे पर रख करके ले जा रहा है और इसे ले जा करके चला या दफना दिया जाएगा। उन्होंने पूछा क्यों, कारण क्या है। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि आदमी मर चुका है। उन्होंने कहा क्या व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, ऐसा संभव है। उन्होंने कहा संभव है। आगे जाते हैं देखते हैं एक आदमी अपना धुनी रमा रहा था, राम नाम जप रहा था। उन्होंने कहा ये क्यों है। उन्होंने कहा सन्यासी है। कहा ये क्या होता है। इन्होंने सारी बात बताई कि सन्यासी को मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। उसी दिन से कहा जाता है कि इनको पूरा वैराग्य हो गया, एकदम सन्यासी जीवन का उदय हो गया इनके अंदर, और तभी से अपना जीवन जो है सन्यासी जीवन की तरफ बढ़ाने लगे। आगे चल करके उन्होंने समाज में बहुत सुधार किया, समाज में काफी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया। ये सारी घटनाएं हम लोग विस्तार से इतिहास में आगे हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में इसी प्रकार से। फिर इस तरह से हम लोग महाजनपदों का उदय, मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, उत्तर गुप्त कालीन, इसके बाद चोल वंश, राजपूत काल, महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और भारत से हीरे जवाहरात लूट करके ले गया था, गजनी का रहने वाला था और इसने कहा कि मैं भारत पर शासन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं भारत को लूट करके यहाँ से लूटूंगा और लूट करके इसको ले करके जाऊंगा, अपनी गजनी को दुल्हन की तरह से जाऊंगा, ऐसी सोच रखा था। इसके साथ आया था मोहम्मद गौरी आया था और मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत का इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, समाप्ति की तरफ जाता है और वहीं से एक नया इतिहास उदय होता है जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इतिहास की घटनाओं की चर्चा करें। तो पहली बात हम लोग ध्यान दें कि भारत का इतिहास 3 भागों में हमको बढ़े थे। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, अभी तो शुरुआत है, बहुत आनंद आएगा। वास्तव में इतिहास क्या चीज होती है, एक इतिहास की घटना आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए
इतिहास रचने के लिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम अगर भविष्य में इतिहास रचना चाहते हो, अगर भविष्य में इतिहास यदि बनाना चाहते हो, तो पुराने इतिहास से सीख करके वर्तमान में चल करके भविष्य को रचना करना, तब इतिहास बनना है। और इतिहास के लिए हमको 3 इतिहास को पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। 3 हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतना जरूर है कि इतिहास को पढ़ने के लिए ऐतिहासिक कदम चलना होगा। ऐतिहासिक कदम चलने के लिए धैर्य की जरूरत होगी। धैर्य रख करके पढ़ाई करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई धैर्य से होती है, शिक्षा धैर्य से मिलती है। जितना अच्छा धैर्य होगा, शिक्षा उतनी अच्छी होगी। जितना अच्छा धैर्य रख करके अध्ययन करने की कैपेसिटी आपके अंदर होगी, शिक्षा उतनी ही ऊंची होगी। आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। एक नई शुरुआत, और आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरी घटनाओं का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कराएंगे। पूरा विस्तार से अध्ययन कराएंगे। आप लोगों को मालूम भी है, इसका बहुत विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे, दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग परीक्षा देकर के आइएगा, फिर हमसे बात कीजिएगा यहाँ सब था कि नहीं। एकदम बिल्कुल आपके पेपर है पीसीएस प्रीलियम तक क्या एकदम आराम से एग्जाम दीजिए। मेंस भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कुछ देखिए हमको साक्ष्य मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। जैसे साहित्यिक साक्ष्य की हम बात कर लें तो साहित्यिक साक्ष्य हमको कुछ मिल जाते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य जो मिलते हैं ये 2 प्रकार से हमको मिलते हैं। जैसे एक धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो मिलता है वो लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धर्म की तरफ लोगों का झुकाव होता है और धर्म के बारे में लोगों की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। और धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरी तरफ साहित्य आपका जो लिखा जाता है उसे कहते हैं ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणेतर साहित्य। 2 साहित्य लिखा जाता है। आप सभी लोग ऐसा जानते हैं कि हमारे भारत की ऐसी धार्मिक परंपरा रही है कि धर्म को सदा से ही पूजनीय माना गया और कहा गया कि धर्म सदैव पूजनीय होता है। धर्म ते रक्षति अस्ता, है ना, कि धर्म की आप रक्षा करिए, धर्म आपका रक्षा करेगा। और वर्तमान में कैसा संभव है आपको मालूम है। धर्म ही अगर सबकी रक्षा कर लेता तो अन्य चीजों की हमको जरूरत नहीं पड़ती। एक पश्चिमी लेखक है कार्ल मार्क्स, लिखता है कि धर्म तो मस्तिष्क को धोखा देता है। स्वयं चाणक्य ने इस चीज को कहा है कि जिस देश की जनता सत्ता से दूर होने लगे वहां धर्म को बढ़ावा दे दीजिए, जनता खुद सत्ता की ओर झुकी चली जाएगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि धर्म क्या है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, जो सच्चाई है उसकी बात करता हूँ। जब हम धर्म की बात करते हैं कि सारी चीजें धार्मिक, ठीक है, अच्छी बात है, धार्मिक हो। ईश्वर एक है, हम कहते हैं कि ईश्वर एक है,
ठीक है, ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है, सारी भाषाओं का ज्ञाता है, सब कुछ ईश्वर जानता है, तो ईश्वर को केवल संस्कृत भाषा ही क्यों समझ में आती है? ईश्वर को हिंदी क्यों नहीं समझ में आती? हम सब लोग भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी खासी भोजपुरी बोल लेते हैं, अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हैं, तो ईश्वर को भोजपुरी क्यों नहीं समझ में आता? क्यों संस्कृत ही समझ में आता है? जिस प्रकार से कोर्ट में जाने के लिए एक वकील की जरूरत होती है, वैसे ही हमको ईश्वर की जानकारी के लिए एक ब्राह्मण देवता की ही आवश्यकता क्यों होती है? हम अपनी डायरेक्ट वार्ता क्यों नहीं कर सकते? कि ईश्वर सभी का है, ईश्वर सबका है, तो डायरेक्ट वार्ता हमारी हो सकती है। विडम्बनाएं ऐसी बहुत सारी हैं, विडम्बनाओं पर हम नहीं जाएंगे। तो उस समय जो सबसे पहले जो धार्मिक साहित्य लिखा गया था, वो धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य का वर्णन होता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत माना जाता है कि सबसे प्राचीन में वेदों का उत्पत्ति हुआ था, वेद लिखा गया, 4 प्रकार के वेद लिखे गए। फिर इसके बाद वेदों के बाद हम देखेंगे तो उपनिषद आता है, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदांत लिखे गए, पुराण लिखे गए, स्मृति लिखी गई, स्मृति अर्थात मनुस्मृति लिखी गई। इसके साथ में रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया। ये जो जितने ग्रंथ लिखे जाते हैं, ये प्राचीन साक्ष्य हमारे हैं, और ये प्राचीन साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? ब्राह्मण साहित्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत दो साक्ष्य हमको मिलते हैं। आइए इसको यहाँ से हमको वेद मिलता है, फिर इसके साथ में उपनिषद मिलता है, वेदांत मिलता है इत्यादि, आप नोट करें। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 मिलता है, बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। तो बौद्ध धर्म के द्वारा एक बौद्ध ग्रंथ लिखा जाता है, और जैन धर्म के द्वारा एक जैन ग्रंथ की रचना की जाती है। तो यहाँ से भी उनको प्राचीनतम साहित्य का साक्ष्य मिलता है। इसके साथ हम लौकिक की बात करेंगे तो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं लौकिक के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ जीवन ग्रंथ मिलते हैं, और कुछ हमको जो है साहित्यिक ग्रंथ भी पढ़ने को मिलते हैं, जिससे हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन में हमारा भारत कैसा था, इसकी हमको अच्छी जानकारी मिलती है। तो ठीक है मित्र, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगले दिन हम लोग इसके आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको शेयर कर दें, सभी लोगों को यह जानकारी दे दें कि इतिहास की क्लास यूट्यूब पर अब शुरू हो चुकी है, और यह निरंतर आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।